हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि यूक्लिडियन स्पेसिस होती हैं R2 R3। ये कैसे इनमें हम कैसे वेक्टर एडिशन डिफाइन करते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेती हैं वेक्टर स्पेसिस की। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस में वो है इनके बेसिस को डिस्कस करना, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ दीज वेक्टर स्पेसिस। तो बेसिस समझने के पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ेंगी जो बेसिस की डेफिनेशन में आती हैं। लीनियर स्पैन होना, इंडिपेंडेंस होना, तो वो सब करने के लिए ये कंसेप्ट्स आपको आज पढ़ने पड़ेंगे। अब सबसे पहला जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये है वेक्टर स्पेस में ही डिस्कस होता है ये। मतलब वैसे आपने पहले जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उसमें इसका नहीं था। लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, ये V ब्रैकेट में F है, इसका मतलब F इज द करस्पॉन्डिंग फील्ड फॉर दिस वेक्टर स्पेस V, और इसके कुछ n एलिमेंट्स हमने लिखे हैं V1 V2 Vn। तो इन n एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किसको कहा जाएगा? इस V को। then V equal to A1 V1 plus A2 V2 plus AN Vn, which is also written in this form using sigma notation। ये सिग्मा यानी कि सम हो रहा है AI BI, आई रन कर रहा है 1 से लेकर n तक। यहाँ पे ये सारे AI स्केलर्स हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। where AI belong to F for all 1 less than or equal to I less than or equal to 1। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन इस चीज को कहा जाएगा A1 V1 plus A2 V2 plus AN Vn। ये सारे जो AIs हैं A1 A2 AN, ये सारे स्केलर हैं, तभी तो वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने स्टेट किया ना कि V1 V2 Vn वेक्टर्स हैं, V के एलिमेंट है, तो इसका मतलब इनको हम प्लस तो आपस में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई खुद से नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस है कि दीज AIs आर स्केलर्स आर एलिमेंट्स ऑफ F। तो ये जो इस एक्सप्रेशन की फॉर्म है, ये जो फॉर्म है A1 V1 plus AN Vn, such expression is said to be linear combination of V1 of these n vectors। ठीक है, तो ओवर दिस फील्ड। अब इसकी एग्जांपल कैसे हमने देखनी है, जैसे ये आप एक एग्जांपल देख लो। हमने तो एक जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था 2x3 मैट्रिक्स किए थे, तो उसी तरह टू कोई भी ऑर्डर के मैट्रिक्स हो इनफैक्ट, तो 2x2 मैट्रिक्स मैंने लिए हैं इस एग्जांपल में। तो दो ही रोज होंगी, दो ही कॉलम्स विद रियल एंट्रीज, और फील्ड भी रियल नंबर्स का लेना है। तो आप देखा सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स आपस में प्लस हो जाते हैं और रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं, तो इनमें वो वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे जो 2x2 मैट्रिसेस हैं, इसके मैंने ये दोनों एलिमेंट्स लिए हैं V1 एंड V2। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, V1 ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स है, बोथ ऑफ इट एंट्रीज आर रियल नंबर्स। तो हाँ, दिस V1 इज एन एलिमेंट ऑफ द स्पेस V दैट आई एम कंसीडरिंग। Similarly, this V2 is also a 2x2 matrix and hence an element of V, entry भी इसकी रियल नंबर है। तो अब ये तो V1 V2 हो गए। अब मैं जो ये एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है हमने लिखी 5.V1 प्लस -2.V2, जो कि इसके बराबर आ रही है। मैंने V1 और V2 को रिप्लेस किया उनकी वैल्यू से, corresponding मैट्रिक्स से, तो वो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया। तो हाँ, दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, बिकॉज हमने ऐसी एक्सप्रेशन बनाई है जिसमें स्केलर जो लिए हैं वो करस्पॉन्डिंग फील्ड से लिए हैं। इसका फील्ड क्या था? फील्ड ऑफ रियल नंबर था, तो 5 और -2 मैं ले सकता। क्या चीज मैं नहीं ले सकता? जैसे फील्ड अगर रियल नंबर का तो मैं एयोटा नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता। मैं V1 मैट्रिक्स को एयोटा से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, या V2 मैट्रिक्स को मैं -2 + 6 एयोटा से नहीं मल्टीप्लाई कर सकता। तो ऐसे आप रियल नंबर से कर सकते हो, रेशनल से भी कर सकते हो, बिकॉज रेशनल्स आर आल्सो रियल्स। ठीक है, तो ऐसे तो ये एक एग्जांपल है लीनियर कॉम्बिनेशन कि दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, और ऐसे बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ यही आपका अल्टीमेट लीनियर कॉम्बिनेशन, और भी जैसे हम ये कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम यही दो V1 V2 लेके चले, तो अगर आप कोई और भी स्केलर लेना चाहते हो, जैसे आपने 10 ले लिया, तो 10 इंटू 2010 प्लस दूसरा कोई भी स्केलर ले लो, आपकी मर्जी है। जैसे हम मान लो 3 ले लेते हैं, तो 0400, तो ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, बिकॉज या 10 अपॉन, अगर आपने और पर्टिकुलर होना है तो 10 अपॉन 7 ले लो।
तो ये भी एक बनाएगा आपका मैट्रिक्स। पहली एंट्री बन जाएगी 20/7, सेकंड एंट्री वुड बी 10/7, यहाँ पे जो A12 एंट्री होगी वो 12 होगी और ये 0 होगी। तो दिस वुड आल्सो बी ए 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है? और इसकी एंट्रीज भी रियल है, तो हाँ, तो ये भी एक एलिमेंट है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these two vectors to this and this, okay? तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब एक एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स थे आपके पास, फिर से देख लो ये दोनों 2 1 0 0 और इसका पहला कॉलम 0 0 नेक्स्ट 4 0। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ये मैट्रिक्स नहीं बन सकता। हाउएवर द मैट्रिक्स दिस इज नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। ये है 7 2 4 9। ये क्यों नहीं है? बेसिकली 7 4 तो वैसी रेशियो देखो इसमें 0 4 है ना, जैसे आप फर्दर एग्जांपल्स करोगे तो पता चलेगा। इसमें आप जो भी मैट्रिक्स बनाओगे ना, जब इनकी कॉम्बिनेशन से लोगे, तो वो मोर जनरल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन? वो कुछ मान लो, अगर हम पहला स्केलर अल्फा ले लें, तो 2 1 0 0 आएगा और अगला मैं बीटा ले लूँगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो 0 4 0 0 आएगा। उस वजह से व्हाटएवर दीज़ अल्फा एंड बीटा में बी, इसका जो पहली एंट्री आएगी वो 2 अल्फा ही आएगी, यहाँ पे अल्फा, बिकॉज़ सेकंड मैट्रिक्स हैज़ नो रोल इन दीज़ टू एलिमेंट्स, ठीक है? उसके यहाँ पे तो 0 है, व्हाटएवर दैट स्केलर बीटा में बी, इसका असर यहाँ नहीं पड़ेगा। और सिमिलरली जो ये वाला एलिमेंट है, यहाँ पे आपका 4 बीटा ही आएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और लास्ट वाला 0। तो इस तरह के ही मैट्रिक्स बनेंगे। जैसे कि ये वाली जो हमने एग्जांपल की, यहाँ पे अल्फा 2 था और बीटा आपका क्या था? -2। तो आपका ये मैट्रिक्स मिल गया, तो आप यहाँ से निकाल गए। तो अगले में आपका ये कुछ और थे, ये 10/7 होती। तो अब ऐस मतलब, लेकिन ये है कि जैसा भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इट मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्म इन दिस एग्जांपल। किसी और एग्जांपल में तो नहीं। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या ये वाला मैट्रिक्स है जो मैंने नीचे लिखा है, यहाँ पे देख लो। ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है इन मैट्रिसेस का? और V1 एंड V2 नहीं हो सकता बेसिकली, क्योंकि एक तो यहाँ पे जब 7 आ गया ना, तो नेसेसरली आपको यहाँ 3.5 चाहिए था। इसका मतलब उसके बिना बन नहीं सकता। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, जबकि ये तो उसके डबल ही आ रहे थे। 7 आने का मतलब आपने यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है? तो वो नीचे 1 से मल्टीप्लाई होगा 3/2। एक तो वहाँ से दिख रहा है सीधा-सीधा। और जो उससे भी जो क्लियरली है कि A22 वाला एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 9 आ रहा है, तो वो तो किसी केस में आ ही नहीं सकता। हम जो मर्ज़ी स्केलर चुन लें, वो इस 0 और इस 0 को मल्टीप्लाई करके 9 तो नहीं बना सकते। तो ये मैट्रिक्स आपका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। ये आप देख लो, ठीक है फिर से। और उसके बाद ये है, नाइदर इज़ दिस मैट्रिक्स ए, एक और मैट्रिक्स मैंने लिखा है, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, V1 एंड V2 का। तो इसका भी रीज़न आप सोचो। कोई इतना कॉम्प्लेक्स रीज़न नहीं है, ऑब्वियस ही है। अगर आपको इसका रीज़न आता है तो ठीक है, कमेंट्स लिखो इसमें। अगर आपको पता चलता है तो बताओ इसका क्या रीज़न है, ये आपने कमेंट्स में लिखना है, ठीक है? एज़ एन एक्सरसाइज़ है, सिंपल सी एक्सरसाइज़। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है लीनियर स्पैन। बेसिस की डेफिनिशन में ये टर्म यूज़ होती है। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा लीनियर स्पैन क्या है, और ये लीनियर स्पैन लीनियर कॉम्बिनेशन से ही डिराइव हो रहा है। अगर आपके पास S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, तब हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। एम्प्टी के लिए अलग उसकी डेफिनेशन है। इफ S इज ए नॉन एम्प्टी, वो ट्रिवियल डेफिनेशन है। तो वेक्टर स्पेस है VF, S उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। मतलब S में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा। क्योंकि हमने बेसिकली क्यों नॉन एम्प्टी ले रहे हैं, क्योंकि हमें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में आप देखोगे हम यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशंस लेंगे। तो कॉम्बिनेशन तभी लेंगे ना कि एटलीस्ट को एक वेक्टर तो होगा, तभी तो वो सम बनेगा। अदरवाइज़ वो समेशन आप I फ्रॉम 1 टू n कैसे लिखोगे जब n ही 0 हो? तो इफ S इज a non-empty subset of vector space, then the set of all linear combinations, जो आपने भी ऊपर पढ़ा, of any finite number of elements of S। ये है, देखो ऊपर भी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था ना, तो I फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी नहीं लिखा था, I फ्रॉम 1 टू n लिखा था। तो इसका ये मतलब हुआ कि वही जब डेफिनेशन हम यहाँ भी कॉम्बिनेशन की यूज़ कर रहे हैं, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही लेंगे, ठीक है? तो अब ये क्या बोल रहा है, एस अगर नॉन एम्प्टी सेट है ना, तो ऊपर आपने जो लीनियर कॉम्बिनेशन ली, वहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर अल्फा 1 अल्फा 2 डालते थे। अब ये वही बोल रहा है कि वो अल्फा 1 अल्फा 2 आप बदल-बदल के अलग-अलग डालो। तो इस तरह जो नया सेट बनेगा ना, ऑफ ऑल द पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ एस। जैसे कि इसको पिछले एग्जांपल से आप रिलेट करो, यहाँ पे हमने इन दोनों मैट्रिसेस की मदद से एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था 10 -8 50। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दोनों वेक्टर्स का। ठीक है? मैट्रिसेस का, जो भी मैट्रिक्स भी इस केस में वेक्टर है। और अगेन ना सिर्फ अकेला यही लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं था, ये वाला भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन था। 20/7 10/7 12 0। ठीक है? और भी बहुत सारे बनेंगे बाय रिप्लेसिंग दीज़ टू स्केलर्स। अलग-अलग स्केलर डालोगे तो
अलग-अलग आपको वेक्टर्स मिलेंगे, अलग-अलग मैट्रिक्स मिलेंगे। तो ये इंडिविजुअली ये जो चीज़ें हैं, ये हो गया और ये हो गया, ये लीनियर कॉम्बिनेशंस। और सेट ऑफ ऑल दीज़ लीनियर कॉम्बिनेशंस, उसको हम लीनियर स्पैन बोलेंगे। ठीक है? यानी कि ये जो अकेला हम इस मैट्रिक्स को कंसीडर करें तो ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। बट व्हेन दिस मैट्रिक्स इज़ कंसीडर्ड अलोंग विथ दिस मैट्रिक्स एंड ऑल सच पॉसिबल मैट्रिसेस, तो ये जो सेट बनेगा ना इन सब का, कॉम्बिनेशंस का सेट होगा। ये लीनियर कॉम्बिनेशन देखो सिर्फ एक एलिमेंट है, एक वेक्टर है और अलग-अलग स्केलर्स लेके अलग-अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। उन सब कॉम्बिनेशंस का जो सेट होता है, उसको हम बोलेंगे लीनियर स्पैन। जैसे कि एक और आपको एग्ज़ाम्पल बताई है, ये बिल्कुल ही सिंपल है इसमें इतना क्योंकि 0-0 ले लिए। R3 ओवर R, तो ये वही है यूक्लिडियन स्पेस ऑफ डायमेंशन 3, 3 डायमेंशनल स्पेस जिसको बोलते हैं। आपने पिछले लेक्चर में मैंने लास्ट में बताया था इसको कैसे करना है आपको, एज़ अ वेक्टर स्पेस ही आपने देखा। R2 वाली प्रॉपर्टी सारी इसमें भी करनी है शो। तो इसके ये दोनों एलिमेंट, क्या ये पहला वाला एलिमेंट है R3 का? हाँ है, 2, 0, 0। R3 के एलिमेंट्स कैसे होंगे? R3 के एलिमेंट्स वैसे ही हैं जैसे हमने R2 के डिफाइन किए थे। इसमें ऑर्डर जैसे उसमें ऑर्डर पेयर होते थे, इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं। A, B, C such that all these three must be real number. तो ये है सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स या सेट ऑफ ऑर्डर थ्री टपल्स भी बोलते हैं। सेट ऑफ ऑर्डर्ड का मतलब कि ऑर्डरिंग का फर्क पड़ता है। मतलब ए को अगर आप यहाँ पे 5 और यहाँ 6 लिखते हो तो वो कुछ और एलिमेंट बनता है। तो मतलब ये आप या ज्योमेट्री में आप देखते हो किसी का एक्स एक्सिस में 5 होता है, वाई एक्सिस में 6 होता है, जेड एक्सिस में 2, तो वो आप इंटरचेंज नहीं कर सकते ना। वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हम इसको बोलेंगे, या और ये भी बोलते हैं इसको ऑर्डर्ड थ्री टपल्स। ठीक है? अब आप ये देखो एस के हम तो इसका मतलब ये भी तो ऑर्डर ट्रिपलेट है, ये भी ऑर्डर ट्रिपलेट है तो R3 का ही एलिमेंट है। फर्दर ओके, और ये है भी नॉन एम्प्टी है क्योंकि इसमें तो दो एलिमेंट्स हैं, एक भी हो तो नॉन एम्प्टी बन जाता है। तो इसका हम स्पैन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्पैन इसका डिफाइन हो जाएगा, ये जो ऊपर डेफिनेशन है उसके ऊपर। और इसमें अब डेफिनेशन तो चलो हमने यहाँ पे ये लिखी है कैसी है। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैंने ये लिखा 8 0 -15, तो ये एलिमेंट होगा, आप टेस्ट करो। हाँ, होगा बेसिकली, क्योंकि ये जो 8 0 -15 है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अबव टू वेक्टर्स विद चूजिंग बाय चूजिंग स्पेशल स्केलर्स। अब इसके लिए कौन से स्केलर चुनने पड़ेंगे? हम ये जो 8 0 -5 है इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 इंटू 2 0 0 प्लस -3 इंटू 0 0 5। तो ऐसे स्केलर्स अगर मैं चुन लूँ 4 और -3, तो आई कैन कंस्ट्रक्ट दिस वेक्टर। तो मतलब आप इक्विवेलेंटली बोले तो ये जो वेक्टर है इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो इट इज ए लीनियर ये लीनियर स्पैन नहीं है, इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। और अभी यहाँ पे मैं 4 की बजाय 3 डाल दूँ या 10 डाल दूँ, यहाँ पे 20 डाल दूँ, अलग-अलग रियल नंबर डालूँ, इवन √5 भी डाल सकता हूँ, -3/8 भी डाल सकता हूँ, जो भी। तो इस तरह मुझे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। उन्हीं सभी कॉम्बिनेशंस का जो सेट होगा, वो कहलाएगा लीनियर स्पैन। और आप देखोगे कि ये जो लीनियर स्पैन होगा उसमें आप क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्केलर डाल सकते हो और वन्स कोई भी स्केलर को 2 से मल्टीप्लाई करके आप कोई भी नंबर बना सकते हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता अपॉन मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है? कोई आप फ्रैक्शन बनाना चाहते हो तो सूटेबल उसका डिनोमिनेटर 2 टाइम ज़्यादा रखना। जैसे आप 5/7 बनाना चाहते हो तो अल्फा 5/14 ले लेना, तो मल्टीप्लाई होके बना देगा उसको। और यहाँ पे मान लो आप चाहते हो कि मुझे 20 मिले, तो आप वहाँ पे करस्पॉन्डिंग 4 मल्टीप्लाई करना। तो सूटेबल चेंजेस से आप इस तरह की स्पेस बना सकते हो, ठीक है? तो ये आपका लीनियर स्पैन बन जाएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली एलएस, ठीक है? ये देख लो कैसे बनेगा इनफैक्ट। ये क्यों? क्योंकि कोई भी जो A0C है ना, वो बनाया जा सकता है। कैसे? A/2 को अगर हम 2 0 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और ज़ी जो दूसरा स्केलर है वो हम ले लेते हैं C/5, उसको 0 0 5 से मल्टीप्लाई कर, तो उसकी मदद से आप कोई भी A0C बना सकते हो। A और C व्हाटएवर दीज़ रियल नंबर्स में बी। तो हमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो ये है आपका
तो ये इसका मतलब इसका लीनियर स्पैन इस तरह का है। तो मतलब अब हम क्योंकि ये लिख भी रहे हैं कि ये ए और सी कैन बी एनी रियल नंबर, तो इसका मतलब ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है ना, उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स को इसने कवर कर लिया है। बहुत ज़्यादा को तो नहीं, लेकिन एट लीस्ट अगर आप जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, जिसको अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं या वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो 0 सेट करते हैं तो एक्स और जेड वाला कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि इनफैक्ट ये 3 डायमेंशनल स्पेस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम ऐसे करें, इसको x मान लें, इसको y मान लें और इसको z मान लें, तो y आपको 0 ही रखना है। यानी अब आप ये समझो कि जो स्क्रीन है उसमें x वाला कोऑर्डिनेट या x वाला एक्सिस स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है और y वाला कोऑर्डिनेट राइट को जा रहा है और z वाला वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है। तो ये जो आपको स्पेस दिख रही है ना एलएस ए, 0, सी, ये किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? इनका y कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया 0। यानी ये जो स्क्रीन से बाहर एक्स आ रहा है, उसमें आप एक्स कुछ भी ले सकते हो और वर्टिकली अपवर्ड्स भी जेड आप कुछ ले सकते हो, बस लेफ्ट राइट नहीं हो सकते। तो अब 3 डायमेंशन इधर इतना सही तो नहीं दिखेगा, लेकिन इस तरह का ये समझ लो आपकी स्क्रीन से बाहर आ रहा है ये प्लेन, ठीक है? मतलब लेफ्ट राइट नहीं हम हो सकते। ऊपर नीचे अपनी मर्जी से हो सकते हैं, स्क्रीन के आगे जा सकते हैं, स्क्रीन के पीछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये जो प्लेन होगा वो होगा लीनियर स्पैन ऑफ दीज़, यानी सिर्फ 2 एलिमेंट से ही हमने पूरा प्लेन बना लिया, जिसमें इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि हम स्केलर्स अपनी मर्ज़ी से अलग-अलग चुन सकते हैं। तो दिस इज़ द लीनियर स्पैन। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना आगे बेसिस में। मतलब बेसिस में भी ऐसा ही होता है, कुछ बहुत कम एलिमेंट से पूरी वेक्टर स्पेस या उसकी सबस्पेस बनाई जाती है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं। तो ये आपके 2 एलिमेंट्स थे जिन्होंने ये पूरी स्पेस बनाई। ये इस तरह डेफिनिशन आ गई लीनियर स्पैन। तो इसकी और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप बुक में देखना, ठीक है? जितनी और होंगी। कुछ होगी डाउट तो पूछना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका आता है लीनियर डिपेंडेंस का। अगेन ये भी डिपेंडेंस नहीं तो चलो इसी से इंडिपेंडेंस भी उसकी तरह ही है। तो वो भी बेसिस की डेफिनिशन में यूज़ होती है। तो लीनियर डिपेंडेंस क्या है? यूज़ इंडिपेंडेंस होती है, लेकिन खैर ये भी उससे रिलेट कर रहा है। तो ये भी अगेन वेक्टर स्पेस के ही कॉन्टेक्स्ट में बात होती है इसकी। इफ V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर a field F and these are some vectors, these are n vectors which are element of V. तो these n vectors are called linearly dependent over the field F if there exist scalars, not all of them 0. मतलब इनमें से एटलीस्ट ये जो मैंने यहाँ स्केलर लिखे हैं, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, सच दैट ये सम 0 बने। अब आप ये थोड़ी डेफिनिशन लेंथी है, स्टेप बाय स्टेप आप समझना। देखो ये लिखा इन्होंने क्या है, कुछ वेक्टर्स हैं और उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करके सम 0 कर रहे हैं। कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में इट इज़ नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2 एंड Vn अप टू Vn। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का और ये 0 आ रहा है। तो ये अब डेफिनेशन ये बोलती है कि V1, V2 अप टू Vn ये सारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट तभी कहलाएंगे अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बन जाए, इवन इफ वी चूज स्केलर्स सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। देखो ये रिजल्ट एक केस में तो हमेशा ट्रू होगा अगर आप स्केलर ही 0 चुनते हो। अब वो भी एक लीनियर अलजेब्रा का रिजल्ट होता है, ऐसे भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी वहां पे तो ये प्रूव किया जाता है कि स्केलर जो 0 होता है ना, उसको किसी अगर वेक्टर स्पेस है तो स्केलर 0 को किसी भी अगर x से हम मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर 0 आता है। ठीक है? जैसे कि आपने जो अभी तक एग्जांपल देखे हैं, कहीं पे भी आप देख लो, 0 को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, जहाँ पे जैसा मर्जी हो 1, 2, 5 माइनस। और या 0 को किसी भी आप ऑर्डर्ड पेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0, 0 यानी कि करस्पॉन्डिंग जो 0 वेक्टर था R2 का वो आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? अब इसको हम अलग से इधर नहीं करेंगे, लीनियर अलजेब्रा का ये एक रिजल्ट है, ऑब्वियस है, मतलब इंट्यूटिवली ट्रू है कि अगर हम 0 स्केलर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट मस्ट बी 0 वेक्टर। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखो, अगर मैं A1 भी 0 स्केलर ले लेता हूँ, A2 भी 0 स्केलर लेता हूँ, An भी 0 स्केलर, फिर तो ये रिजल्ट ट्रिवली ट्रू होना है। अगर देखो ना ये व्हाटएवर V1 में भी अगर मैंने A1 ही 0 स्केलर ले लिया तो ये चीज़ 0 बन जाएगी। उसी तरह ये भी 0 वेक्टर बन जाएगा। अगर मैं सारे स्केलर 0 लेता हूँ, तो फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 वो एडिटिव आइडेंटिटी है वेक्टर स्पेस की, तो रिजल्ट भी 0 ही आएगा। तो वो तो ट्रू है, वो तो हमेशा ट्रू रहेगा। अब डिपेंडेंस में कब होता है? डिपेंडेंस हम बोलते हैं कि डिपेंडेंस तब मानी जाएगी, अगर ये स्केलर्स में से एट लीस्ट कम से कम एक तो नॉन 0 हो। ज़्यादा हो तो और अच्छा है, वो तो कोई मना नहीं। लेकिन इनमें से एक नॉन 0 था, एट लीस्ट एक, और फिर भी सम 0 आ जाए। उसकी एग्ज़ाम्पल्स आप देखो कैसे होती हैं। जैसे ये देख लो आप, मैं ये R2 के स्पेस में बात करता हूँ। एक लेता हूँ मैं 2, 5, ये भी तो R2 का एलिमेंट है। दूसरा मैं ले लेता हूँ से
8 और ये ले लेता हूँ 20। तो ये दोनों देखने में नॉन जीरो वेक्टर्स लग रहे हैं, भी हैं नॉन जीरो वेक्टर। अब देखो ये बेसिकली लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि मैं अगर A1 डॉट 2, 5 करूँ, ये A1 ले लो, प्लस A2 डॉट 8, 20 करूँ, तो मैं सम बना सकता हूँ, जो इस वेक्टर स्पेस का 0, 0 है, इवन इफ आई चूज़ सम नॉन जीरो स्केलर्स। जैसे कि इस केस में अगर मैं A1 चूज़ कर लूँ 4 और A2 और कुछ नहीं बल्कि -1 चूज़ कर, तो मैं मज़े से इसको 0, 0 बना सकता हूँ। समझ आया ये? If I choose A1 equal to 4 and A2 equal to -1, then this linear combination is equal to additive identity या बोले तो zero vector of this vector। और 4 और -1 हमें तो इसका मतलब इन्होंने ये कंडीशन पूरी कर ली कि एटलीस्ट एक तो ये तो इनफैक्ट दोनों नॉन जीरो हैं, तो खैर हमें एटलीस्ट एक चाहिए होता है और सम फिर भी जीरो बन गया। सो दीज टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। और इनफैक्ट ऐसा मत सोचो कि 4 और -1 कोई यूनिक नंबर है। आप 4 की बजाय यहाँ पे -4 ले सकते हो और वहाँ पे +1 ले सकते हो, या फिर यहाँ पे 8 ले सकते हो, वहाँ पे -2 ले सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे पेयर्स बनेंगे जिसकी मदद से ये 0 बन रहा है। सो दिस इज़ ए एग्जांपल ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। और वहीं से बिल्कुल उसी सेंस में आप इंडिपेंडेंस भी है, जहाँ में मतलब डिपेंडेंस ना हो। और वो डेफिनिशन क्या है? अब ये आप देख लेना, ये आपकी स्पेक्ट्रम की बुक में गलत है डेफिनिशन लिखी हुई। तो वहाँ पे उन्होंने इम्प्लाइज, तो आप देख लेना इंडिपेंडेंस की बुक, बाकी इस बुक्स में ठीक है जो भी है। तो ये उसकी सही डेफिनिशन। इफ V is a vector space over a field F, then the vectors V1, V2 इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहा जाएगा? जब वो डिपेंडेंट नहीं। या इक्विवेलेंटली बोले तो अगर ऐसा रिलेशन जब भी 0 बना रहा हो, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बना रहा हो, इम्प्लाई करे कि सभी की सभी स्केलर 0 ही लिए हैं। देखो दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज दिस, का ये मतलब हुआ कि ये चीज़ ट्रू तभी होगी अगर ये चीज़ ट्रू। इक्विवेलेंटली बोले कि ये जो सम है 0 सिर्फ उसी केस में बनेगा जब हम सब स्केलर 0 लेंगे। उसके अलावा किसी केस में नहीं बन सकता। जैसे कि मैं आपको एक और R2 में ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। R2 के ही 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं इस बार। एक ले लो 2, 3 और दूसरा ले लो 4, से ले लेते हैं हम 7। ठीक है? अगर मैं 6 ले लेता तो फिर आपको मिल जाता डिपेंडेंस, अब नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अब अगर आप कोई भी अल्फ़ा मल्टीप्लाई करोगे ना 2, 3 से और यहाँ बीटा करोगे 4, 7 से और 0, 0 बनाना चाहते हो, तो दैट इज़ पॉसिबल ओनली इन वन केस, इफ वी टेक बोथ अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल टू 0। अदरवाइज़ आप ट्राई करके देख लो, ये कभी भी 0 नहीं बन सकता। ठीक है? अल्फ़ा जो मर्ज़ी कोशिश करो 0 बनाने की, कभी बन नहीं सकता। वो भी आप लॉजिकली देख भी सकते हो, बेसिकली वो क्यों? जब आप इस पे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, ये बनेगा 2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा और यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट आएगा 3 अल्फ़ा प्लस 7 बीटा इक्वल टू 0, 0। तो 2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा का 0 होने के लिए क्या चाहिए? कि अल्फ़ा और बीटा कुछ इस तरह से हो कि अल्फ़ा बीटा का डबल हो और इनके साइन उल्टे हों, तभी ये चीज़ 0 बन सकती है। क्योंकि देखो ना 2 और 4 कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन बन रहा है। अल्फ़ा मान लो अगर 6 है तो बीटा मस्ट बी -3, तभी ऐसा बनेगा। मतलब अल्फ़ा बीटा का डबल हो और साइन इनके उल्टे। लेकिन अगर यही वो इसको तो 0 बना देगा, लेकिन फिर सेकंड कंपोनेंट नहीं 0 बनेगा। अल्फ़ा बीटा का डबल है और ये 7 बीटा है, तो ये डबल होने के बावजूद भी इसको काउंटर नहीं कर पाएगा और साइन उल्टे हैं, तो ये उस केस में कभी 0 नहीं बन पाएगा। तो अब इस तरह से आपको पता चलता है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये दीज़ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसी तरह मैट्रिक्स में भी देख सकते हो आप। जैसे एक मैट्रिक्स में ये लिखता हूँ 1, 5, 0, 6 और दूसरा मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ 2, 3, 8, 1। तो आप देखना ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ना ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब आप ये वाला कंसीडर करो, ये मान लो मैं ले लेता हूँ V1। पिछली बार हमने एग्जांपल 2 की है, इस बार 3 की कर लो। ये V2 ले लिया और ये V3 लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप ये V1, V2 और V3 ले लो। अब आप चेक करो ये हैं तो 3 वेक्टर्स हैं और ये बेसिकली आपके इंडिपेंडेंट होंगे, सॉरी डिपेंडेंट होंगे। अब देखने में तो इतना आसान नहीं है, लेकिन आप भी बहुत सारे आप ट्राई करना कौन-सा कॉम्बिनेशन है और चलो ये आप इसको हम लिखते हैं। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा अल्फ़ा 1 कुछ स्केलर लेना पड़ेगा
मतलब हम रियल नंबर का ही केस कंसीडर कर रहे हैं, 1506 प्लस अल्फा 2 भी कोई स्केलर लेना पड़ेगा, 2381 और फिर प्लस अल्फा 3 इंटू 5 11 16 8। ये करके आप चाहते हो कि जैसे कैसे है हमारे पास 0 0 0 0। तो आप चेक करना इस केस में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसे अल्फा अल्फा एक तो 0 0 0 अगर तो देखो, अगर आपको लगे कि अल्फा 1 भी 0 लें, अल्फा 2 भी 0 लें, अल्फा 3 भी 0 लें, फिर 0 बनता है वो तो है। अगर आपको लगे कि इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है इसको 0 बनाने का, देन दीज़ 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर आप कुछ ऐसे वेक्टर स्केलर चुन लो, आपको लगे कि हाँ, अल्फा 1 मैं ये ले लेता हूँ, अल्फा 2 कुछ और, अल्फा 3 ये, और इन 3 में से एट लीस्ट एक नॉन ज़ीरो हो। तीनों नॉन ज़ीरो हो तो भी अच्छा है, कोई 2 नॉन ज़ीरो हो, 1 ज़ीरो हो तो या तीनों ही नॉन ज़ीरो तो भी अच्छा है। तो फिर भी ये सम 0 बन रहा है, तब हम बोलेंगे दीज़ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये भी एज़ एन एक्सरसाइज़ है, ये आपकी एक्सरसाइज़ होगी। चेक इफ दीज़ 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट। अर्ली शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे आपको पूरा ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, डिपेंड, और अगर डिपेंडेंट है, अगर आप इंडिपेंडेंट है तो फिर तो इसका मतलब 0 0 0 ही लेना है, और अगर डिपेंडेंट है तो बताओ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हम क्या लेंगे सच दैट ये सम 0 है। और इसकी अगर आपने वैल्यू निकाली होगी तो कमेंट्स में लिखना, ठीक है। तो ये आपका आज के लिए लेक्चर हो गया है, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। जो भी आपको डाउट होगी इसके कंसर्निंग तो आप पूछ लेना, ठीक है, क्लासरूम में भी या इसी की कमेंट्स में या गूगल क्लास में, ठीक है। थैंक यू।